एपिसोड की शुरुआत ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाने से होती है जिसका नाम शाओ फांग है। आज उसका कॉलेज में फर्स्ट डे है और ये उसके लिए काफी बड़ा दिन था क्योंकि आज वो पूरे कॉलेज के सामने अपने हाई स्कूल के फर्स्ट लव को प्रपोज करने वाली थी। ये फान एक ब्यूटीफुल सी रेड ड्रेस पहनकर ऑडिटोरियम में एंटर करती है जहाँ हमारे ड्रामा का लीड एक्टर जिसका नाम यांके है वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए पियानो प्ले कर रहा था। यांके जैसे ही अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करता है तो सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद ये फान स्टेज पर आती है जहाँ एंकर ये फान का स्टेज पर वेलकम करता है और स्पीच देने के लिए उसे माइक देता है। अब उसने बोलना शुरू ही किया था कि उसका ध्यान ऊपर लगे फ्लैग्स पर जाता है जिनमें से एक फ्लैग लूज होकर नीचे गिरने वाला था। अब वो बोलते बोलते बार बार उस फ्लैग को देख ही रही होती है। तभी वो नीचे गिरने लगता है जिसे देखकर वो अपनी हील निकालती है और उसे नीचे गिरने से रोकने के लिए अपनी हील उस पर फेंक कर मारती है। अब उसकी हील के साथ वो फ्लैग सीधा जाकर एक फायर अलार्म में लग जाता है जिससे वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं और स्प्रिंकल से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा होते ही सब लोग वहाँ से उठकर बाहर भागने लगते हैं। ये फान की हील भी अब वापस से फ्लैग के साथ नीचे गिरने लगती है जो कि सीधा जाकर याक्के के सर पर लगती है और उसका पूरा प्रपोजल वाला प्लान फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद हम ये फान को खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए देखते हैं जहाँ वो बताती है कि वो एक जावलिन एथलीट है और वो यांके को हाई स्कूल से ही पसंद करती है जबकि उसने उससे हाई स्कूल में कभी भी बात ही नहीं की। और अब जब उन दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में हो गया है तो उसके पास एक अच्छा मौका है कि वो यांके को अपनी फीलिंग्स बता सके। अगले सीन में हम ये फान को अपनी क्लास में एंटर होता हुआ देखते हैं जहाँ पर उसने फर्स्ट डे का प्रोग्राम के दौरान जो भी कुछ किया था सभी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और ये सब सुनकर वो भी थोड़ी सी एम्बैरस हो जाती हैं। आगे उनके टीचर जब क्लास में एंटर होते हैं तो वो सभी लोगों को बताते हैं कि उनके कॉलेज में एक स्पोर्ट्स और म्यूजिक का कंपटीशन होने वाला है और उनके टीचर भी सभी लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने को कहते हैं। इसके बाद टीचर इवान और यांके को ऑफिस में बुलाते हैं क्योंकि वो दोनों ही अपनी अपनी स्ट्रीम के ब्राइट स्टूडेंट थे, इसलिए उन दोनों को क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है। जो सुनकर इवान तो काफी खुश होती है क्योंकि अब उसे यांके के साथ टाइम स्पेंड करने का बहाना मिल चुका था और यहाँ वो यांके से उस दिन के लिए सॉरी भी बोलती है। इसके बाद ये लोग स्पोर्ट्स कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू होता है जिसमें सबसे पहले होती है चिकन लेग रेस। इसमें यीवान को एक पैर से अपने ओपोनेंट से लड़कर उसे गिराना था पर यीवान के लिए काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका ओपोनेंट एक लड़का था। उसकी काफी कोशिश करने पर भी कुछ नहीं हो रहा था और वो थक चुकी थी जो देखकर यांके उसे चेयर अप करने शुरू हो जाता है। उसे चेयर अप करता हुआ देखकर वो काफी खुश और मोटिवेटेड होती है और अपने ओपोनेंट को एक ही लात मारकर गिरा देती है और गेम जीत जाती है। देखते ही देखते अब सारे मैचेस खत्म हो जाते हैं और उनकी क्लास आज के टूर्नामेंट में फर्स्ट आती है जो सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। टूर्नामेंट के बाद सभी लोग डिनर करने के लिए जा ही रहे थे कि वहाँ पर यीवान की फ्रेंड आ जाती है, इसलिए दोनों मिलकर बातें करने लग जाती है जहाँ यीवान उसे बोलती है कि वो काफी थक चुकी है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड जिसका नाम डिंगमिंग है वो उसे मसाज करती है और यांके वहाँ पर खड़ा होकर उन्हें देखने लगता है। इतने में ही उसके दोस्त उसे बुला लेते हैं और वो भी यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में यीवान अपनी फ्रेंड को टूर्नामेंट के बारे में बता रही थी जिसे सुनकर वो उसे कहती है कि आज उसके पास यांके के क्लोज आने का काफी अच्छा मौका था पर उसने मिस कर दिया। आगे वो उसे बोलती है कि उसका यांके के साथ चांस ना काफी कम लग रहा है क्योंकि वो ना काफी पॉपुलर है तो शायद वो उसे पसंद ना करे। ये सब सुनकर यीवान उदास हो जाती है। फिर हम यांके को देखते हैं जो कि ईयरफोन्स लगाकर कहीं पर जा रहा था। तभी उसे एक लड़की रोक लेती है और वो उसे प्रपोज कर रही थी पर उसी वक्त यीवान वहाँ पर आ जाती है जिसके हाथ में एक बॉक्स था। वो यांके की मदद मांगने के लिए जा ही रही होती है पर वो उसे उस लड़की के साथ बिजी देखकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इतने में ही यांके उसके हाथ से बॉक्स को ले लेता है और वो उस लड़की से बोलता है कि वो सुन नहीं पाया कि वो क्या कह रही थी क्योंकि उसने हेडफोन्स लगा रखे थे। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। आगे हम उन दोनों को उनकी टीचर के ऑफिस की तरफ जाता हुआ देखते हैं जहाँ पर यांके पूछता है कि यीवान को मिस्टर तांग ने ऑफिस में क्यों बुलाया है तो वो बताने लगते हैं कि उनकी टीचर चाहते हैं कि वो कल के कंपटीशन के लिए टीम्स बनाए। वो बोलती है कि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ हर स्पोर्ट्स में पार्ट लेगी क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर यांके को याद आता है कि किसी ने उसे ये सेम बात कुछ सालों पहले कही थी। अभी यांके उसकी मदद करके यहाँ से जा ही रहा था कि यीवान उसे रोकती है और कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। ये सुनकर यांके तो कुछ समझ नहीं पाता और यीवान हड़बड़ाकर अपनी बात को बदल देती है और कहती है कि उसका मतलब ये था कि वो ना उसके साथ मिलकर काम करना चाहती है क्योंकि वो दोनों मॉनिटर है ना। अब वो अपनी कही हुई बात से काफी ज्यादा एम्बैरस होकर वहाँ से खुद ही चली जाती है। अगले दिन टग ऑफ वॉर का कंपटीशन स्टार्ट होता है जहाँ पर यीवान यांके के ठीक पीछे खड़ी हुई थी। वो यांके को इम्प्रेस करने के लिए अपने बाल खोल लेती है और यांके भी उसे ऐसा करते हुए अजीब तरीके से देखता है। फिर गेम शुरू होता है और दोनों ही टीम जोर लगाना शुरू करती है पर यीवान को तो सिर्फ यांके से मतलब था। वो गेम खेलते खेलते यांके की कोनी को टच करने का ट्राई करती है और जैसे ही वो उसे टच करती है उनके ओपोनेंट्स रोप को छोड़ देते हैं जिससे यांके की टीम के सभी लोग जोर से नीचे गिर जाते हैं। अगला गेम शुरू होता है जिसका नाम था 3 लेग रेस। इसलिए लोग अपने अपने पार्टनर के साथ अपनी एक एक टांग बांध लेते हैं
और यहाँ इरफान को पता चलता है कि उसका पार्टनर यंके है। ये देखने के बाद उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। रेस शुरू होने ही वाली थी जहाँ इरफान यंके का हाथ पकड़ने का ट्राई करती है, पर डर के मारे वो ऐसा नहीं कर पाती। इतने में ही यंके उसे कंधे से पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो काफी नर्वस हो जाती है और काफी खुश भी। फिर रेस शुरू होती है और ये दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं, पर आधे रास्ते में ही वो दोनों गिर जाते हैं। इरफान यहाँ पर किसी भी कीमत में इस रेस को हारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे यंके को अपने कंधे पर उठाती है और भागना शुरू कर देती है। यंके कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और क्योंकि वो यहाँ पर उसके कंधे पर उल्टा लटका हुआ था, इसी वजह से उसका एक फेवरेट कैंडी बॉक्स नीचे गिर जाता है, जो कि उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन यंके ये चीज नोटिस नहीं कर पाता। इरफान अब इसी तरह यंके के साथ रेस जीत जाती है, और रेस खत्म होने के बाद जब ये दोनों वापस जाने ही वाले थे, तभी यंके नोटिस करता है कि उसके पास उसका कैंडी बॉक्स अभी नहीं है, और वो उसे हर जगह पर ढूंढने लगता है। वो इरफान को भी बताता है कि उसका कैंडी बॉक्स खो गया है, और उसे वो कैंडी बॉक्स ढूंढता हुआ देखकर इरफान की फ्रेंड उससे पूछती है कि आखिर यंके कैंडी बॉक्स के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। तो इरफान उसे कहती है कि शायद वो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वो भी यंके की मदद करने के लिए उस बॉक्स को ढूंढने लग जाती है। पूरी जगह खोज लेने के बाद उसे कहीं पर भी वो नहीं मिलता, और अब सिर्फ डस्टबिन ही रह गया था जहाँ पर उसने चेक नहीं किया था, इसलिए वो डस्टबिन में ढूंढने लगती है जहाँ उसे वो बॉक्स मिल जाता है। दूसरी ओर हम यंके को देखते हैं जो कि थक चुका था और अपने हाई स्कूल की उस फ्रेंड को याद करता है जिसका वो कैंडी बॉक्स था। वो यंके का काफी अच्छा फ्रेंड था। यंके ग्राउंड में लेटकर अब सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी इरफान वहाँ पर आकर उसे उठाती है और वो कैंडी बॉक्स दे देती है, जिसे देखकर यंके काफी खुश होता है। वापस जाते वक्त यंके उससे पूछता है कि ये तुमने डस्टबिन से उठाया है ना। उसे ये बात पता चल चुकी थी, क्योंकि डस्टबिन एक ऐसी जगह थी जहाँ पर यंके ने चेक नहीं किया था। तो इरफान कहते कि तुम चिंता मत करो, मैंने ये बॉक्स साफ कर दिया है। इसके लिए यंके उसे थैंक्स कहता है। इरफान बताती है कि उसे भी हाई स्कूल में कैंडी खाने का काफी शौक था, पर कैविटी लगने की वजह से उसने कैंडीज खाना छोड़ दिया। ये सुनकर यंके उसे देखने लगता है। इतने में ही यंके के पीछे से एक स्टूडेंट ट्रॉली लेकर आ रहा होता है, पर उसके हाथ से वो छूट जाती है और वो ट्रॉली यंके से टकराने ही वाली थी कि इरफान उसे बचा लेती है। इरफान को देखकर यंके को अपने उस हाई स्कूल फ्रेंड की याद आती है जिसका नाम शाओसंग था। यंके अब इरफान के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसका कोई भाई भी है, पर इरफान बताती है कि वो तो अपने घर में एकलौती है। अगले सीन में हम यंके को देखते हैं जो कि इरफान के बारे में सपना देख रहा था, पर तभी उसका फ्रेंड उसे उठा देता है। यंके उठता है और सर्च करने लगता है कि अगर उसे रोज किसी एक ही इंसान का सपना है तो उसे क्या करना चाहिए। आगे हम यंके को पियानो प्ले करता हुआ देखते हैं, जहाँ इरफान म्यूजिक कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स के साथ वहाँ पर आती है। वो सभी म्यूजिक कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, पर ये सभी लोग एक सुर में नहीं गा पा रहे थे। यंके बोलता है कि वो पियानो प्ले करेगा, जिसे सुनने के बाद इन सभी को एक ही लय में गाने से मदद मिलेगी। अब जैसे ही वो पियानो प्ले करता है तो उसके साथ सभी लोग गाना शुरू करने लग जाते हैं। प्रैक्टिस के बाद इरफान अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसे मिस्टर तांग का फोन आता है, जो उन्हें बताते हैं कि उनकी म्यूजिक कंपटीशन की कॉस्ट्यूम आ चुकी है, तो वो उसे यंके के साथ मिलकर ट्राई कर ले। ये सुनकर इरफान अपना डिनर स्किप करके यंके को कॉल करती है, पर उसका फोन उसका फ्रेंड पिक करता है क्योंकि यंके कैंटीन में खाना खाने लग गया था। ये सुनकर इरफान बोलती है कि वो खुद ही कॉस्ट्यूम को ट्राई कर लेगी और कॉल कट कर देती है। अब यंके का फ्रेंड उसे बताता है कि इरफान उसे बुला रही थी, जो सुनकर वो अपना खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम इरफान को देखते हैं जो कि उस कॉस्ट्यूम को पहनकर खुद को मिरर में देख रही होती है और यंके की नकल उतार रही थी। इधर यंके भी उसे ढूंढता हुआ ऑडिटोरियम में पहुंच जाता है जहाँ स्टेज पर मिरर रखा हुआ था, पर इरफान वहाँ पर नहीं थी। इसीलिए यंके स्टेज पर जाकर इरफान को आवाज़ लगाने लगता है और उसकी आवाज़ सुनते ही बैक स्टेज से इरफान वहाँ पर आ जाती है, जिसे कॉस्ट्यूम पहने तो यंके उसे देखते ही रह जाता है। अब वो जैसे ही भागते हुए यंके की तरफ जा रही थी, तभी वो नीचे गिर जाती है क्योंकि उसके शू लेसेस खुले हुए थे। यंके उसे पकड़ लेता है, पर इरफान को इस तरह गिरते हुए देखकर उसे किसी की याद आ जाती है। वो इरफान को उठाता है जहाँ वो उससे बात करने के लिए जा ही रही होती कि यंके कहता है कि उसे कुछ काम याद आ गया और वो यहाँ से चला जाता है। कॉस्ट्यूम ट्राई करने के बाद इरफान उन सभी को एक रूम में रख देती है। तभी वो देखती है कि बारिश शुरू हो चुकी है और कॉस्ट्यूम भीग न जाए, इसीलिए वो उस कॉस्ट्यूम की विंडो को बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। पर कोई वहाँ पर आकर उस विंडो को खोल देता है, जिससे कि टेबल पर रखे हुए कलर्स पे पानी पड़ जाता है और वो कलर उनकी वहाँ रखी कॉस्ट्यूम पर गिर जाते हैं। अगली सुबह जब सभी लोग वहाँ पर आकर गंदे कॉस्ट्यूम्स को देखते हैं तो वो इरफान पर काफी गुस्सा करते हैं, क्योंकि वही आखिरी बार कॉस्ट्यूम को टेबल पर रख कर गई थी। इरफान उन सभी लोगों को समझाने लगती है कि उसने विंडो बंद की थी और उसे नहीं पता कि ये कॉस्ट्यूम्स कैसे खराब हो गए, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए वो अपनी गलती मान लेती है और सारी ड्रेसेस को वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद उनमें से एक लड़की सभी को बताती है कि उसने ही कल विंडो को ओपन छोड़ दिया था, पर उसे ये नहीं पता था कि इसकी वजह से उनके कॉस्ट्यूम खराब हो जाएंगे। ये सुनकर सब उस पर काफी गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि उसे अपनी गलती पहले ही मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी गलती की वजह से उन सभी ने इरफान को इतना कुछ कह दिया।
दूसरी तरफ इरफान अलग अलग लॉन्ड्री की शॉप्स पर जाकर उन कॉस्ट्यूम को ठीक कराने को कहती है, पर सभी दुकान वाले उसे बोलते हैं कि एक दिन में इतने सारे दाग निकालना इम्पॉसिबल है। इतना घूमने के बाद उसका गला काफी सूख चुका था और वो एक शॉप के बाहर बैठकर एक बच्ची को देखती है जो कि कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। इरफान उसके पास जाती है और उसे थोड़ी सी ड्रिंक मांगती है, पर ये सुनते ही वो बच्ची रोने लग जाती है। इतने में ही पीछे से यंके वहाँ पर उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। वो उसे वो आइसक्रीम दे देता है, जिसे यहाँ पर देखकर इरफान चौंक जाती है और वो उस रोती हुई बच्ची को चुप कराने के लिए अपनी आइसक्रीम दे देता है। फिर वो इरफान से पूछता है कि क्या उसे कॉस्ट्यूम ठीक कराने का कोई सोल्यूशन मिला, तो इरफान बताती है कि उसे कोई भी हेल्प नहीं मिल पाई है। ये सुनने के बाद वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसे एक खाली जगह पर लेकर जाता है जहाँ उनके पास एक कलर बॉल का बॉक्स था। वो कहता है कि अगर वो कॉस्ट्यूम को साफ नहीं कर सकते तो वो उसे पूरी तरह पेंट कर देंगे। इतने में ही उनकी टीम के बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी अपने कॉस्ट्यूम पहनकर एक दूसरे पर कलर डालने लग जाते हैं, जिससे उन सभी की कॉस्ट्यूम एकदम रंग बिरंगी हो जाती है। यहाँ पर ये सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं और इरफान से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने उसे गलत समझा था। अगले दिन इनका म्यूजिक इवेंट होता है जहाँ पर सभी लोग काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस के दौरान हम देखते हैं कि इरफान को शाओसंग का कॉल आ रहा था और ये शाओसंग वही था जो कि यंके का हाई स्कूल फ्रेंड था और जिसे वो ढूंढ रहा था। अगले सीन में हम यंके को देखते हैं जो कि अपनी फोन में इरफान की फोटो को देखकर सोच रहा होता है कि उसे ना उसकी शक्ल काफी जानी बेचानी लगती है। इतने में उसका एक फ्रेंड आकर उन्हें बताता है कि पास में ना एक नया जिम खुला है जहाँ एडमिशन लेने में डिस्काउंट मिल रहा है, पर उसके सारे फ्रेंड वहां जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें जिम जाना पसंद नहीं था। यंके का फ्रेंड उसे जिम का कार्ड भी देता है जिसका नाम देखकर यंके चौंक जाता है क्योंकि उस जिम का नाम था शाओसंग जिम। ये देखते ही उसे अपने हाई स्कूल के उस फ्रेंड की याद आती है जिसकी जैकेट के पीछे उसका नाम लिखा हुआ था और वो उसे हर मुसीबत में बचाने के लिए आ जाया करता था। यंके को यहाँ पर लगता है कि उसके पास में आखिरी मौका है अपने खोए हुए हाई स्कूल फ्रेंड से फिर से मिलने का। आगे हम इरफान और मिंग को शाओसंग के जिम में देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि शाओसंग इरफान के हाई स्कूल का बेस्ट फ्रेंड था और स्कूल में वो दोनों इतने क्लोज थे कि हेयर कट भी सेम ही रखते थे और स्कूल में उसने अपनी जैकेट इरफान को दे रखी थी जिसके पीछे उसका नाम लिखा हुआ था, शाओसंग द मोस्ट हैंडसम पर्सन। और वो इरफान से इतने दिनों बाद मिलकर काफी खुश होता है। ये तीनों अब एक साथ बास्केटबॉल मैच के लिए ग्राउंड में जाते हैं, जिनके यहाँ से जाते ही यंके भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पता चलता है कि शाओसंग बास्केटबॉल खेलने गया है। यंके अब यहाँ से निकलकर सीधा बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ जाता है, पर उसके वहाँ पहुँचने तक तीनों वहाँ से जा चुके थे। यंके अब वापस से बस स्टैंड पर जाता है जहाँ वो किसी को शाओसंग नाम लेते हुए सुनता है। फिर वो अपने सामने किसी को देखता है जिसके जैकेट पर यही नाम लिखा हुआ था और उसे लगता है कि ये वही उसका स्कूल फ्रेंड था। वो उसे आवाज मारकर रोकता है, पर जैसे ही शाओसंग उसे पीछे मुड़कर देखता है तो यंके उसे पहचान नहीं पाता। इतने में ही उसके पीछे से इरफान झांकती है। तब को समझ आता है कि जो स्कूल में उसकी मदद किया करती थी वो असल में इरफान थी, क्योंकि इरफान का हेयर कट बॉयज वाला था और वो शाओसंग की जैकेट पहने रखती थी, इसीलिए उसे लगता था कि वही शाओसंग है। ये सब जानने के बाद वो कंफ्यूज होकर वहीं पर खड़ा रह जाता है और उसके हाथ से उसका कैंडी बॉक्स पे गिर जाता है। फिर हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इरफान हाई स्कूल के अंदर एकदम टॉम बॉय की तरह बनकर रहती थी। वहाँ वो शाओसंग और मिंग के साथ काफ़ी मस्ती कर रही थी कि तभी वहाँ पर शाओसंग को परेशान करने के लिए कुछ लड़के आ जाते हैं और वो अपनी पावर का शो ऑफ करने के लिए कंपटीशन रखते हैं जिसमें उन्हें एक पंच में पेड़ से काफ़ी सारे फल गिराने थे। उन लड़कों का लीडर जब पेड़ को पंच मारता है तो उसमें से सिर्फ कुछ ही फल नीचे गिरते हैं, पर जब इरफान पंच मारती है तो उसमें से काफ़ी सारे फल नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर उन लोगों के ग्रुप के सारे लड़के शॉक हो जाते हैं और डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद इरफान शाओसंग का कुछ सामान लेने के लिए बॉयज लॉकर रूम में चली जाती है और क्योंकि उसका हेयर कट भी बिल्कुल लड़कों की तरह था इसलिए सभी लोगों को लगता है कि वो भी एक लड़का ही है। उस लॉकर रूम के अंदर यंके भी होता है जिसे कुछ लोग बुली कर रहे थे। वो लोग यंके के बैग से सारा सामान फैला देते हैं और उसे मारने ही जा रहे थे कि इतने में ही इरफान वहाँ पर आ जाती है और एक किक मार के उन लड़कों को गिरा देती है। इरफान ने इस वक्त शाओसंग की जैकेट पहन रखी थी जिसके पीछे उसका नाम लिखा हुआ था और इससे पहले कि वो लड़के उन दोनों को मार पाते इरफान यंके को वहाँ से लेकर भाग जाती है और जाके एक रूम में छुप जाती है जहाँ पर ये दोनों उन लड़कों के चले जाने का वेट कर रहे थे। उसी रूम में एक पियानो भी रखा हुआ था और जैसा कि हम जानते हैं कि यंके को पियानो प्ले करना कितना पसंद है तो वहाँ पर पियानो प्ले करने लगता है, जिसे देखकर इरफान काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। वो यंके से पूछती है कि वो म्यूज़िक का स्टूडेंट है तो वो बताता है कि वो म्यूज़िक का स्टूडेंट नहीं है क्योंकि उसके डैड को उसका म्यूज़िक प्ले करना पसंद नहीं है और वो पियानो सिर्फ शौक के लिए प्ले करता है। इरफान उसे बोलती है कि अगर वो अपने घर पर पियानो नहीं बजा सकता तो वो यहाँ आकर बजा सकता है और बोलती है कि इस रूम की चाबी वो उसे प्रोवाइड करा देगी, जिससे कि जब भी उसका मन करे वो यहाँ पर आकर पियानो प्ले कर सकता है। यंके भी यहाँ पर उसे एक लड़का समझकर उससे पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है तो इरफान कहती है कि वो दोस्त है और दोस्त एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। आगे हम यंके को देखते हैं जो कि इरफान से मिलने के लिए उसकी क्लास में आया होता है, पर उसे पता चलता है कि वो प्लेग्राउंड में खेल रही है। वो उसे खेलता हुआ देखने के लिए चाहता है, जहाँ गेम के बाद वो इरफान को मिंग के साथ काफी क्लोज होता हुआ देखता है। और क्योंकि उसे पहले से ही इरफान की जेंडर को लेकर कंफ्यूजन थी कि वो एक लड़का है, तो वो यहाँ पर ये समझ लेता है कि मिंग जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। मैच खत्म होने के बाद इरफान यंके से मिलती है और उसे उस रूम की चाबी दे देती है जिसमें पियानो रखा हुआ था। अब इससे पहले कि वो कुछ और बातें कर पाते, इरफान के फ्रेंड उसे बुला लेते हैं और वो एक कैंडी यंके को दे के वहाँ से चली जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर यंके अभी भी अपने हाई स्कूल के फ्रेंड के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसने अभी जिस शाओसंग को देखा था उसने तो उसे पहले कभी भी नहीं देखा था, जबकि इरफान की शक्ल उसे उसके हाई स्कूल के फ्रेंड की याद दिला रही थी। इसलिए वो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इरफान के पास जाकर उसे उसका रियल नाम पूछता है, तो वो उसे बताती है कि उसका नाम तो इरफान ही है। ये सुनकर परेशान यंके सोचने लगता है कि अगर इसका नाम इरफान है और एक लड़की है तो ये बिल्कुल उसके हाई स्कूल की फ्रेंड की तरह क्यों लग रही है। ये सब सोचकर वो बेचारा परेशान होकर यहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर इरफान यंके को क्यों नहीं बता रही थी कि वही उसकी हाई स्कूल की फ्रेंड है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा कि वो फिलहाल ऐसा क्यों नहीं कर रही है। अब यंके को यहाँ से ऐसा जाता हुआ देखकर शाओसंग को लगता है कि उसे ना कोई मेंटल प्रॉब्लम है। इधर यंके एक पियानो के पास जाकर बैठ जाता है और फिर से पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ भी पास्ट में देखते हैं कि यंके उसी रूम में बैठकर पियानो बजा रहा था। तभी इरफान वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसे इस तरह पियानो प्ले करते हुए देखकर चौंक जाती है। वो यंके की काफ़ी तारीफ करती है, तो यंके उसे बोलता है कि ये ट्यून ना काफ़ी हार्ड है और उसे ठीक से बजानी नहीं आती। पर इस पर इरफान बोलती है कि ये ट्यून तो तुमने कंपोजर से भी अच्छी बजाई है। यंके उससे पूछता है कि क्या तुमने इस कंपोजर को प्ले करते हुए देखा है, तो इरफान झूठ बोल देती है कि हाँ उसने इसे देख रखा है, जिस पर यंके उसकी काफ़ी तारीफ करता है। पर जब घर जाकर इरफान थोड़ी सी रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि इस ट्यून का कंपोजर तो 1889 में ही मर चुका है, जो देखकर वो काफ़ी एम्बैरेस फील करती है। अगले दिन इरफान मिंग को बताती है कि वो नए यंके का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है, क्योंकि स्कूल में अभी सिर्फ वही उसकी इकलौती दोस्त है। इसलिए वो और मिंग मिलकर स्कूल की टेरेस पर उसके बर्थडे के लिए डेकोरेशन करना शुरू कर देते हैं। मिंग उसे बताती है कि आज मौसम साफ नहीं है और शायद बारिश हो सकती है, जिससे कि ये सब कुछ खराब हो जाए। पर इरफान उसे चुप करा देती है और शुभ शुभ बोलने के लिए कहती है। मिंग उसका ऐसा बिहेवियर देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि उसने कभी उसे ऐसा पहले करते हुए नहीं देखा था। जिसके बाद हम यंके को देखते हैं, जिसके हाथ में इरफान के सरप्राइज तक पहुंचने का मैप था। वो उस जगह पर पहुंचने ही वाला था कि तभी उसके डैड का उसे कॉल आ जाते हैं। इधर बेचारी इरफान तो उसका बेसब्री से वेट कर रही थी, पर वो अपने डैड के पास चला जाता है। वहीं हम यंके के डैड को देखते हैं, जो कि उसे डांट रहे थे क्योंकि उसने म्यूजिक स्कूल के लिए फॉर्म भर दिया था। अब यहाँ उनसे काफ़ी बहस करने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है और वहीं दुखी बैठा रहता है, क्योंकि उसके बर्थडे के दिन उसके डैड उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहे थे। तभी उसे अपनी पॉकेट में वो मैप दिखता है और उसे इरफान के बारे में याद आता है। इसलिए वो भागते हुए अब उस मैप को फॉलो करते हुए टेरेस तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए वहाँ की सैरो डेकोरेशन भी खराब हो चुकी थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही यंके टेबल के नीचे देखता है तो वहाँ पर इरफान केक लेकर छुपी हुई थी, जिसे वो उठाता है और इरफान उसे देखकर जल्दी से टेबल के नीचे से निकलती है और वो लोग कैंडल जलाते हैं। फिर वो उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाती है और यंके विश मांगकर कैंडल्स ब्लो करता है। फिर वो इरफान को कांपता हुआ देखकर उसे अपना स्कार्फ दे देता है और पूछता है कि वो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है। अब यहाँ पर तो इरफान उसे शर्मा कर प्रपोज करने ही वाली थी कि तभी बिजली कड़कती है और वो यंके को एकदम से हक कर लेती है। पहले तो वो उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन तभी वो अचानक से धक्का देकर उसे दूर कर देता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि इरफान एक लड़का है। इसीलिए उसे ऐसा हक करते हुए देखकर उसे काफी अजीब लगता है और इससे पहले कि इरफान कुछ बोल पाती वो वहाँ से चला जाता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर इरफान अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी। मिंग उसे ड्रिंक करने से मना करती है। इरफान उसके साथ वहाँ से निकलकर एक हॉल में पहुंच जाती है, जहाँ पर यंकी पियानो प्ले कर रहा था। वो यंकी को देखती है और भागते हुए उसके पास चली जाती है, जहाँ यंकी तो उसे देखते ही समझ जाता है कि उसने ड्रिंक की हुई है और वो उसे संभालने की कोशिश करता है, पर वो यंकी की बहुत ही क्लोज थी और देखते ही देखते उसे किस करने लग जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।